एक नए तरह की चीज भारत में दिखाई पड़ रही है, वो है कॉरपोरेट में धर्म परिवर्तन का गंदा खेल। जो लोग इसमें फंसे, क्या वो इतने नादान थे कि वो फंस गए? उन्होंने आज तक किसी से बात नहीं करी। अगर वो इतना अधिक ड्यूरेस में थे, then this is a very big red flag, not just for TCS but for our entire corporate law system. उसी चरित्र के चलते, उसी संस्कार के चलते वो लड़की नहीं बोल पाई, नहीं वो बता देती, बाहर आके सड़क पे आके शोर मचा देती। लेकिन निदा खान को क्या संस्कार दिया गया, अल-फलाह यूनिवर्सिटी वाले को क्या संस्कार दिया गया? क्यों नहीं आगे बढ़ के रिपोर्ट किया? क्यों नहीं पुलिस संस्थान में नहीं सुना गया उसकी बात को? तो पुलिस के पास क्यों नहीं गया? कहीं कंप्लेंट उसने क्यों नहीं रजिस्टर कराई? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक परसेप्शन की लड़ाई इस सेक्टर में भी शुरू की जा रही है कॉर्पोरेट जिहाद के नाम से? हिंदू भाईचारे के नाम पर वो चारा बना हुआ था, अब उसने बोलना शुरू किया है, तो अब जो है वो चीजें नए नए तरह के जिहाद निकल के सामने आ रहे हैं। हम भी बचपन में ऐसे समाज में पले बड़े जहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर भी त्यौहार मनाते रहे, कट्टरवादी भी रहे हैं, ऐसे लोग भी थे कि रंग डालने में झगड़ा भी करते थे, और हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो खूब होली खेलते थे हम लोगों के साथ। हर क्राइम गंभीर है, खराब है, खतरनाक है, लेकिन इस तरह ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है। जब आपको एक सॉफ्ट लेयर के अंदर पूरा टारगेट किया जा रहा है, तो मुझे लगता है और सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा, लेकिन कानून भी तो बना हुआ है। छांगुर बाबा का मुद्दा पिछले कुछ समय पहले हमने देखा, इसके बाद डॉक्टर्स का धर्मांतरण का खेल भी हमने देखा। एक नए तरह की चीज भारत में दिखाई पड़ रही है, वो है कॉरपोरेट में धर्म परिवर्तन का गंदा खेल। क्या ये समझें कि देश में अब जो देश के दुश्मन है वो दूसरे तरीके से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस रूप में दिखाई पड़ रहा है। एक नामी कंपनी में एचआर ने जिस तरीके से एक बड़ा जाल बिछाया, अभी फिलहाल उसमें 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। निदा खान, जिसका नाम लगातार पिछले कुछ समय से सोशल पर छाया हुआ है, आप सबके भी फोन से वो जरूर गुजरा होगा, लेकिन ये मामला क्या सिर्फ जितना दिखाई पड़ रहा है उतना ही है? धर्म परिवर्तन का ये खेल पिछले कुछ समय से जिस तरीके के मामले आ रहे हैं, क्या वाकई में भारत में रूट में, जड़ों में इसे ले जाने की, घुसाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये जो नामी कंपनी का ये मामला सामने आया है, ये किसी बड़ी साजिश का संकेत है? इसी का विश्लेषण करते हैं हमारे मेहमानों के साथ। गुंजा जी हमारे साथ बहुत दिनों बाद आई हैं, बहुत स्वागत गुंजा जी। पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। एक ऐसा मामला नासिक से निकलता है। इसके पहले हमने छांगुर बाबा का भी पूरा खेल देखा, कैसे धर्मांतरण होता है पैसे लेकर। लेकिन कॉरपोरेट में जहां आप पढ़ाई लिखाई करके अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी लेने जाते हो, वहां पर इस तरीके का खेल, उसमें जो 9 FIR हुई है उसमें मैं बता दूं कि गलत तरीके से बॉडी छूना, आपको ज़बरदस्ती प्रेरित करना कि नहीं नहीं आप हिजाब पहनो, फिर इस तरीके की जो चीज़ें कॉरपोरेट लेवल पर होती दिख रही, ये किसी साजिश का संकेत है या वाकई में ये जो एक रैकेट है ये बहुत एक्टिवली भारत में अब काम करने लगा? थैंक यू सो मच, आपने इस ज्वलन मुद्दे को उठाया और बड़ा रैशनली आपने इसको प्रेजेंट किया। देखिए, आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ यूज़ किया कि पढ़ाई लिखाई के साथ जाते हैं। मैं कॉर्पोरेट में थी, 12 साल मैंने वहाँ पे काम किया है, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट इफ़ यू आर एजुकेटेड इनफ कि आप वहाँ पर जा रहे हो, वहाँ पे रिक्रूट हो रहे हैं, आप वहाँ पे अगर ये काम कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली इतना सेंस है कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हम 1970 के भारत में नहीं रह रहे हैं जहाँ पे एक एम्प्लॉय के पास अवसरों की कमी है या आवाज़ की कमी है। TCS जैसी कंपनी जिसके विषय में हम ये बात कर रहे हैं, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेसेस हैं। TCS का जो ट्रेनिंग होता है, जो इंडक्शन प्रोग्राम होता है, वो बड़ा रोबस्ट प्रोग्राम होता है। उसके बाद भी अगर इस टाइप का किस्सा आया है सामने, तो इसके 2 पहलू हैं प्रतीक्षा जी। एक तो जो लोग इसमें फंसे, क्या वो इतने नादान थे कि वो फंस गए? उन्होंने आज तक किसी से बात नहीं करी। अगर वो इतना अधिक ड्यूरेस में थे, then this is a very big red flag, not just for TCS but for our entire corporate law system. फिर हमको इसको एक और भी ऊंची लेवल पर देखना पड़ेगा कि हम किस टाइप के लॉज लगा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास लेबर लॉज हैं, पॉश है, उसी तरीके से आपको एक कल्चरल अवेयरनेस के प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे कॉर्पोरेट में। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, पढ़ाई लिखाई और आपकी विचारधारा, पढ़ाई लिखाई और आपके एथिक्स दोनों अलग अलग होते हैं। हमने जो दिल्ली में जो ब्लास्ट देखा, वो डॉक्टर्स ने इंजीनियर किया था। तो आप ये बोलिए कि आप पढ़ाई लिखाई की वजह से आप एक बहुत अच्छे नागरिक बन जाते हैं, आपका चरित्र अच्छा गढ़ जाता है, वो नहीं होता है। आज भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं,
वो अभी भी एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए जितनी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है वो मोहल्ले में, परिवार में, गांव में, पूरे कुनबे में होती है। तो इसकी वजह से मेरा सिर्फ एक कंक्लूजन ये है कि जो लोग इसमें फंसे हैं, एक बार उनकी एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम डायरेक्टली इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं कि ये रैकेट था, बिकॉज कई बार हम इमोशंस में बह के कुछ डिसीजंस ले लेते हैं और फिर जब हमको समझ 1, 2, 3 बहुत सारी शिकायतें गई है ना। Yes. कोई 1, 2 होगा जो ऐसे करेगा, जब ढेरों हाँ। शिकायतें जाती है तो आदमी यस सोचता है। एग्जैक्टली। तो ये ऐसा क्या हुआ कि जो एचआर थी उसके ऊपर और भी लोग हैं, जैसा आपने कहा, इट्स अ वेल सिनर्जाइज्ड स्ट्रैटेजी। ये एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, 9 लोगों पे एफआईआर, 7 लोग गिरफ्तार नहीं। देयर इज अ लार्जर पर्सपेक्टिव टू इट। कुछ दिन अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा है कि लेंसकार्ट का एक पुराना हाँ, मैं आने वाली थी उसमें। एम्प्लॉयमेंट गाइडलाइन आया है, हिजाब पहनिए, सिंदूर मत लगाइए। सिंदूर मत लगाइए, बिंदी मत लगाइए। आप ये मुझे नहीं मना कर सकते। मैं एक ऐसे स्कूल में गई थी, मैं आपको आज चैनल पे बताती हूँ, जहाँ पे हमको मेहंदी लगाना मना था। हमारा कलेवा नहीं अलाउड होता था हम लोग को, बट बिकॉज दैट स्कूल हैड दोज टीचर्स जिन्होंने इस पे रोक लगाई, उन्होंने कहा नहीं नहीं, कलेवा तो हम भी पहनेंगे, हमारे लड़कियां भी पहनेंगी, और तब से हमें अलाउड हो गया वहाँ पे कलेवा पहनना। सो द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विथ निदा खान, इट इज़ मच डीपर। उसी साजिश की तो बात कर रहे हैं कि ये कैसा खेल है जो कि कॉरपोरेट तक पहुंच गया। पहले मैं राकेश जी को इसमें थोड़ा शामिल करूंगी। सर, जब भी हम इस तरीके की कोई बात करते हैं तो कहते हैं अरे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बातें कर रहे हैं। एक प्रतिष्ठित कंपनी, एक चश्मा बनाने वाली प्रतिष्ठित कंपनी, एक भारत की जो ग्रोथ है उसमें अपनी भागीदारी करने वाली कंपनी, वहाँ पर इस तरीके की बातें होती हैं। तो क्या ये एक सिर्फ कंपनी का मैटर समझें या वाकई में खेल बहुत गंदा हो चुका है? देखिए, हमारी इच्छा नहीं होती कि हम हिंदू मुस्लिम बोले, लेकिन जब गोली चलाने वाला मुसलमान मिलता है तो क्या करोगे आप? धर्म पूछ के जब मारा जाता है वो भी मुसलमान होता है तो हम क्या करें? नहीं बोले। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टरी पढ़ने वाला लाल किला के सामने बम फोड़ देता है तो हम नहीं बोले। और अभी गुंजा जी ने कहा कि उसमें एक बिल्कुल सही है, जांच होनी चाहिए, लेकिन जब हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़की दोनों मिल के कोई रैकेट चलाते हैं, अरे आप हमें अपने घर में जन्मदिन के लिए बुला रहे हैं, नशीला पदार्थ खिला दी, और वीडियो फिर आपत्तिजनक वीडियो बन गया तो हम क्या करेंगे? चरित्र निर्माण की बात की जा रही है। अरे उसी चरित्र के चलते, उसी संस्कार के चलते वो लड़की नहीं बोल पाई, नहीं वो बताई देती, बाहर आके सड़क पे आके शोर मचा देती। लेकिन निदा खान को क्या संस्कार दिया गया? अल-फलाह यूनिवर्सिटी वाले को क्या संस्कार दिया गया? इसलिए भारतीय संस्कार पे प्रश्न खड़ा करने से पहले ये मानना चाहिए कि हमारी बहन बेटी उस संस्कार में पली हुई है, इसलिए नहीं बोल पा रही और अत्याचार सह रही है। और वहाँ जो युवा है वो कितना मतलब आप सोचिए उसके घर की परिस्थिति कैसी है कि वो गौमांस खाने को तैयार है लेकिन नौकरी नहीं छोड़ पा रहा। वो कितनी जिम्मेदारी उसके घर की अपने ऊपर। इस बात की यूनिवर्सिटी जांच होनी चाहिए कि उसके घर की परिस्थिति कैसी है, या निदा खान की उन संस्थान में काम करने वाले उन मुस्लिम लोगों की जांच होनी चाहिए जो इस तरह के जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जांच उसकी ज़रूरी है कि भारत के किस किस सिस्टम में ये लोग घुस चुके हैं और कितने पढ़े लिखे लोग हैं। आज तक भारत के किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को बताइए, इतनी बड़ी संस्थाएं हैं, उन सभी संस्थाओं में सभी जाति धर्म के लोग काम करते हैं, कौन हिंदू है जो धर्म परिवर्तित के लिए विवश किया हो? तो हमारे यहाँ जब बम ब्लास्ट हुआ, आपके यूपीए 1 की मैं बात कर रहा हूँ, बेंगलुरु में एक इंजीनियर पकड़ा जाता है जो पूरा प्लान करता है। कौन पकड़ा जा रहा? सारा पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका पकड़ा जा रहा, और अनपढ़ आत्मघाती दस्ता बना हुआ बम बांध के कूदता है, और पढ़ा लिखा तबका बम फोड़ता है। धर्म जाति पूछ के गोली चलाई जाती है। और अब एक नया सिस्टम आ गया। जब भारत में पहली बार लब जिहाद का नाम दिया गया पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो एक बड़ा बवंडर खड़ा हुआ, नहीं 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 ऐसा नहीं है। और जांच पे क्या मिला? जांच पे ये मिला कि भारत को फंडिंग आती है, मोटरसाइकिल खरीद के युवाओं को दिया जाता है, कहा जाता है हिंदू नाम रखिए, लड़कियों को फंसाइए। सर, छांगुर का तो पूरा साम्राज्य देखा हमने। पूरा साम्राज्य देखा आपने। अभी एक खबर मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा था, एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, सर्जन है, वो 2 नर्सिंग होम में काम करता है, एक उसका खुद का नर्सिंग होम है, लेकिन जैसे मोहब्बत का नेटवर्क चला रहा था वो। तो ये भारत के अंदर
यानी भारत को बाहर से ज़्यादा अंदर से चुनौती अब खड़ी कर रहे हैं। कौन? यही लोग जिनको नाम लेने से हम परहेज करते हैं, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष बनना चाहते हैं। अरे ये धर्मनिरपेक्ष का कंबल ओढ़ के हम कितने दिन जिएंगे? उस कंबल में खटमल की तरह आ गए हैं ये, और हमें काट रहे, और हम उसको नहीं झटक पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें दुनिया को दिखाना है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश के व्यक्ति हैं। हमें चिन्हित करना होगा हर सिस्टम में, वो समय आ गया है, और चिन्हित करके ही हमको अब सब काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे सामने धीरे धीरे उदाहरण बढ़ते जा रहे हैं। पूर्णिमा मैम, हमारी एजेंसीज, हमारे जो काम करने वाली जो संस्थाएं हैं जो कि देश की सुरक्षा के उससे काम करती हैं, क्या उनके ऊपर भी ये सवाल नहीं है कि इस तरीके के मामले इतनी बड़ी कंपनीज में हो जाते हैं? कोई सरकारी अस्पताल में ही काम करने वाला जैश के लोगों को डील कर रहा है, या इस तरीके से निदा खान या इस तरीके की जो प्रतिष्ठित कंपनी का नाम आया है, इस तरीके की बातें आई, क्या ऐसा नहीं लगता कि कहीं फेल्योर हमारा भी हो रहा है? प्रयोग हुआ है कि नहीं प्रतीक्षा, उसके पहले हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि ये जो केसेस आ रहे हैं, एजेंसी भी, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हर संस्थान में घुस के, हर घर में घुस के, हर कॉलेज में घुस के, हर ऑफिस में घुस के जांच नहीं कर सकती है। तो सबसे पहला एक मैकेनिज्म, सेफ्टी मैकेनिज्म क्या होना चाहिए कि हर संस्थान में इस तरह की कोई भी शिकायत आए तो संस्थान अपने स्तर पे उसको पहले टैकल करे और उसको रिपोर्ट करे। संस्था की तरफ से आज जवाब आ गया सुबह सुबह, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक भी शिकायत नहीं आई। एग्जैक्टली। तो एक भी शिकायत नहीं आने की वजह क्या रही है? क्योंकि अब हर TCS तो बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी वन ऑफ द टॉप 10 में वर्ल्ड में आती है, और अगर उसमें इस तरह की शिकायतें हैं, गंभीर शिकायतें हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट टाइप तक की भी शिकायतें अगर हैं, तो आजकल सॉफ्टवेयर कंपनीज में खास करके बहुत रोबस्ट मैकेनिज्म है इससे डील करने का। तो ऐसी क्या वजह रही, ऐसी क्या मजबूरी रही कि जिसके खिलाफ ये केसेस हुए वो शिकायत नहीं कर पाए? दूसरा, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है, TCS में आपने बिना इंजीनियरिंग की डिग्री लिए तो प्रवेश नहीं लिया, आप पढ़े लिखे हो, मेंटली एंड फिजिकली आदमी आपको मान के चल रहा है कि आप स्ट्रांग हो, आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, अपना डिसीजन ले सकते हो, तो फिर आपको क्यों मजबूर रहना पड़ा चुप रहने के लिए? अगर किसी पर नहीं, नौकरी अब इतनी बड़ी मजबूरी नहीं है सॉफ्टवेयर सेक्टर तो में। खैर उन्होंने बताया कि बहुत सारे जिन पीड़ितों ने लिखा है मैम, उनके सबके वीडियोस फोन में थे, उनको ये कहा गया कि आपके वीडियोस जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल दिए जाए। अपने आत्मसम्मान से क्या समझौता करके कोई भी किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार हो सकता है? धर्म परिवर्तन, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। इसको कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग इंडिविजुअल इसको कभी ये नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। तो उसने क्यों नहीं आगे बढ़ के रिपोर्ट किया? क्यों नहीं पुलिस संस्थान में नहीं सुना गया उसकी बात को? तो पुलिस के पास क्यों नहीं गया? कहीं कंप्लेंट उसने क्यों नहीं रजिस्टर कराई? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक परसेप्शन की लड़ाई इस सेक्टर में भी शुरू की जा रही है कॉर्पोरेट जिहाद के नाम से? लव जिहाद हमने देख लिया, लव जिहाद इक्का दुक्का केसेस होंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम शादियां तो अपने मन से भी कंसेंटिंग एडल्ट्स कर रहे हैं ना। तो आप उस सारी शादी को क्या लव जिहाद का नाम दे देंगे, और सारा उस पूरे प्रोसेस को ही क्या आप एकदम से मेलाइन कर देंगे? वो नहीं कर सकते हैं। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इसमें कभी कोई पुलिस के पास क्यों नहीं गया, क्यों नहीं हुई? TCS के पास अगर जानकारी आई तो TCS ने क्यों नहीं फॉलो किया? किसी भी एक कॉर्पोरेट ग्रुप को हम कंडेम कर दें, उसको डस्टबिन में डाल दें कि वहाँ पे कॉर्पोरेट जिहाद फल फूल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये सही तरीका होगा। इतने लोग शिकायत कर रहे हैं तो मैम सिर्फ ऐसे नहीं कह सकते। एक चीज और कह दूं, निदा खान जो कि मेन बताई जा रही है मास्टरमाइंड, वो गायब है। अरे इस देश में कोई, जबकि सॉफ्टवेयर इतने फुटप्रिंट्स होते हैं, कोई गायब कैसे हो सकता है? उनके वकील साहब बोले हैं मुंबई में है, भागी नहीं है, प्रेग्नेंट है। नहीं तो वो सामने आके कुछ बोल क्यों नहीं रही है? निदा खान जिसको कि हम बलि का बकरा बना रहे हैं, उसने सामने आके अभी तक कुछ अपनी तरफ से कहा क्यों नहीं है? यही तो सवाल है मैम, फिर सब कहेंगे कि बलि का बकरा बना रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान है। नहीं, क्या वो सामने आके बोले, सामने आके बोले कौन है इस साजिश का TL? जा रहा है ना कि वो लड़कियां आके क्यों नहीं रिपोर्ट की? अरे उनका वीडियो बना के रखे हुए हैं, उन्होंने HR हेड को मेल किया, अभी सॉफ्टवेयर उसमें मेल चेक किया गया है और पाया गया है कि निदा खान मेल आगे बढ़ाई ही नहीं, क्योंकि उस रैकेट की वो भी हेड थी, इसलिए नहीं बढ़ाई। और निदा खान विक्टिम कार्ड खेलेंगी, अब पहले रैकेट चलाओ फिर विक्टिम कार्ड खेलो। और लव मैरिज लव जिहाद नहीं है, नहीं होता, लव जिहाद हुआ है, और लव मैरिज के नाम पे लव जिहाद को लपेट लेना बिल्कुल गलत है।
दोनों अलग जो अलग राजी खुशी से विवाह कर रहे हिंदू मुस्लिम उस पर कोई सब दिक्कत सहमत नहीं हैं, लेकिन फंसाओ आप हिंदू बन के और फिर उसके साथ गलत करो, उसको बेच दो, ये लव जिहाद है। ठीक है, कौन है टीएल सर? अब लव जिहाद और वोट जिहाद, कल्चरल जिहाद के बाद एक नया शब्द आया कॉर्पोरेट जिहाद। अभी पता नहीं आगे कितने जिहाद हम लोग को अपने जीवन में देखने को मिलेंगे, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि जो पिछले बहुत सालों से, पिछले आज़ादी के बाद से कुछ वो ज़्यादा हो गया कि नकली धर्मनिरपेक्षता और नकली भाईचारे के नाम पे जिस तरह से हमारी सामाजिक व्यवस्था को और स्पेशली हिंदुओं को जिस तरह से कमज़ोर बनाया गया और जिस तरह से इनको एक चारे की तरह इस्तेमाल किया गया, वो अब खुल रहा है। वो चीज़ अब लोग वोकल हो रहे हैं। आज तक हमें अगर आप टोपी लगाना, इफ्तार पार्टियों में जाना, ये एक तरह से भाईचारे का प्रतीक होता था। मुझे बता दें कितने, मतलब होंगे, अभी आप उदाहरण एक आध मिल जाएगा, पूर्णिमा जी बता देंगी, कितने मुस्लिम लीडर्स आके जो है वो दुर्गा जी के फंक्शन में आके जो है भजन कीर्तन करते दिखे हैं। तो ये एक तरफा जो भाईचारा है ना, वो बहुत खतरनाक हिंदुस्तान को कुछ राजनीतिक दलों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए, वोट के लिए जो किया है, उसका नतीजा अब हमें देखने को मिल रहा है। ये जो इसी दिल्ली में रंग फेंकने पे हत्या हो गई, हत्या हो चुकी है, तो ये एक तरफा जो भाईचारा है वो उसके अब जो विद्रूप रूप सामने को देखने को मिल रहा है। अब एक चीज और हुई है, क्योंकि अब हम वोकल हो गए हैं, अब लोग बोल रहे हैं। पहले लोग डरते थे, लोग बोलते नहीं थे। होली पे लोग डरते थे कि कहीं उनको रंग ना पड़ जाए। सड़कों पे, मेरे अपने ऑफिस के सामने पूरे जो है पूरी सड़क पे इतना जो है लोग बैठ के सड़क पे नमाज पढ़ रहे होते थे, हम लोग उधर से निकलने में डरते थे। शबे बारात वाले दिन पूरी दिल्ली जो है, मुझे वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सच है कि पूरे गुंडों की फौज पूरे दिल्ली में घूम रही होती थी, आज से मेरे ख्याल से 10 साल पहले तक। तो हिंदू भाईचारे के नाम पर वो चारा बना हुआ था, अब उसने बोलना शुरू किया है, तो अब जो है वो चीज़ें नए नए तरह के जिहाद निकल के सामने आ रहे हैं। और ये जो पूरा नेक्सस जो काम करता है, वो बड़ा ही सिस्टमेटिक तौर पे, जो व्हाट्सएप की वो कि ये टारगेट हो सकता है, इसके घर में कमज़ोर, इसके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है, या इसको ज्यादातर लड़कियां जो थी जिनके घर में उनके भाई नहीं है, हाँ, उनके पिता नहीं है, वो सिंगल हैं, या कुछ इस तरीके, इस तरह की वो उस तरह से एक पूरा रैकेट काम कर रहा था। और ये तो अभी एक चीज निकल के सामने आई है, अभी तो देखिए इस तरह की कितनी चीजें निकल के और आएंगी। और इसको कड़ाई से अगर निपटा गया तभी है, अदरवाइज हम हिंदू सिर्फ इस देश में चारा बनता रहेगा भाईचारे के नाम पे। सर विनोद सर, उन्होंने कहा कि पूर्णिमा जी बताएंगी, तो मैं दो बता दीजिए, चीजें चलिए। एग्जाम्पल दो दे देती हूँ। अलीगंज लखनऊ में एक एरिया है जहाँ की एक बहुत बड़ा हनुमान मंदिर है, और वो हनुमान मंदिर एक मुस्लिम बेगम का बनवाया हुआ है। आज भी वो मंदिर बहुत चर्चित है, तो वो मंदिर आज भी मौजूद है, आप जाएं तो देख सकते हैं। एक सेकेंड, दूसरा एक और है। मुख्तार अंसारी को आज के दिन में हम बहुत बड़ा माफिया मान के चलते हैं। कृष्णानंद राय उसी एरिया के बड़े नेता हुआ करते थे। वहाँ के लोगों ने एक कमेटी बनाई और उनके पास गए चंदा लेने के लिए कि हम हनुमान मंदिर बनाना चाहते हैं। उन्होंने 5,000 रुपए दिए और सबको डांट के भगा दिया, बोला जाओ बनाओ। 5,000 में कोई मंदिर नहीं बनता, तो वो लोग मुख्तार अंसारी के पास गए। उस समय मुख्तार अंसारी फील्ड में थे, बाहर थे, जेल में नहीं थे। मुख्तार अंसारी ने पैसा तो बेशक कितना दिया मुझे नहीं पता, बट मंदिर बनाने के लिए उन्होंने सीमेंट, जो सरिया और बाकी जितना भी सामान होता है वो पूरा का पूरा थोक में भिजवा दिया। वो मंदिर, दो उदाहरण, मंदिर आज भी बन के खड़ा है। आपके पास भाईचारे के सिर्फ 2 उदाहरण हैं और चारे के उदाहरण की पूरी लिस्ट है। ठीक है सर, चारा हम बनते क्यों हैं? हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम चारा ना बन सके। ठीक है, हम मतलब ये इतना संजीदा और गंभीर विषय है कि इस पे हम ही यहाँ से ये कोशिश कर सकते हैं कि इस पर क्या किया जाए। सर ये वाले संकट से कैसे, वो लव जिहाद का मामला वो ख़त्म नहीं हुआ, अब वो कॉरपोरेट जिहाद में आ गया। सिंगल लड़कियां हैं या जिनके घरों में पुरुष नहीं है, उनके भाई नहीं है, आप उन्हें टारगेट किया जा रहा है। फिर आप धर्म के नाम पर कहीं जाते हो तो वो जो अशोक उनका वीडियो आता है तो वो वहाँ शोषण करते हुए दिखाए। मतलब आप धर्म की बात पर शोषण, फिर धर्म पर भी वहाँ जाओ तो वहाँ भी शोषण, फिर उसके बाद आप कॉर्पोरेट लाइफ अपने आप को स्टेबल करके जाते हो, वहाँ भी शोषण। ये वाली कहानी कैसे रोकेगी? देखिए प्रतीक्षा,
पहली बात तो ये जो धर्मांतरण का रैकेट है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय रैकेट है धर्मांतरण का, और वो क्रिश्चियन मिशनरीज भी चलाती रही हैं, और वो इस्लाम के जो तमाम सऊदी से भी उसकी फंडिंग होती रही है। तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और ये फैक्ट है। और हमेशा टारगेट किसको किया जाता है? टारगेट उसी को किया जाता है जो मजबूर हो, कमज़ोर हो, जिसकी मजबूरियां हों। पैसे की ज़रूरत है तो पैसा दो, अगर कोई और मान लीजिए आपने उसकी कमजोरी पकड़ ली तो उसका इस्तेमाल करो। तो इसलिए पूरे क्रिश्चियन मिशनरीज का भी जाल जो फैलता था वो ट्राइबल एरियाज़ में, नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ जहाँ आर्थिक रूप से दिक्कतें होती थी, तो ये पुराना रैकेट है। जिहाद शब्द तो अब इस पर अलग बहस हो जाएगी कि जिहाद का वास्तविक मीनिंग क्या है और जिहाद को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, वो अलग बहस है, उसमें मैं अभी नहीं जाऊँगा। दोनों को अलग अलग कर देना पड़ेगा। शुक्ला जी ने ठीक कहा, लव मैरिज अलग चीज़ है, लव जिहाद सो कॉल्ड अलग। किसी को धोखा दे के शादी करना वो गलत है, और धोखा दे के शादी जो है मुस्लिम तो करते ही हैं, हिंदुओं में भी कई जो जाति के लोग हैं ना, जो अदर जात, वो भी कई बार इस तरह की टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है। जो दलित जातियों के लोग, कई बार उनको अगर किसी सवर्ण लड़की से प्यार हो गया तो अपनी जाति छिप, क्योंकि सामाजिक टैबू ऐसा है कि वो तो ये, और धोखा देके शादी करना, संबंध बनाना गैर कानूनी भी है, अनैतिक भी है, गलत है। ये जो नासिक की घटना है, चूँकि मैं बहुत विस्तार में तो नहीं गया हूँ, लेकिन अभी जब बातचीत के बाद मैंने भी थोड़ा देखा, देखिए इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी तो उस संस्थान की है जहाँ ये हुआ। मान लीजिए एक महिला अगर वो बीच में है और इस रैकेट को चला रही है और ये सब चीज़ें गुपचुप चल रही हैं, तो किसी भी संस्थान में कोई बात बहुत लंबे समय तक छिप नहीं सकती है। हमारा ये संस्थान अमर उजाला इतना बड़ा है, छोटी सी बात हो जाए उसको फैलते कितना समय लगता है, सबको पता लग जाता है। जो माउथ पब्लिसिटी होती है वो सबसे स्ट्रांग होती है। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें पता नहीं लगी होंगी, तो जो उच्चाधिकारियों को लगा होगा संस्थान की बदनामी ना हो, इसलिए दबा दो, रहने दो, छोड़ दो, अपने आप हो जाएगा ठीक, ये कोशिशें होती है। ये पहली जिम्मेदारी उस संस्थान की है कि इस तरह का कोई भी रैकेट अगर चल रहा है, सेक्सुअल हेरेसमेंट का रैकेट, कन्वर्जन का रैकेट, तो वहाँ जिम्मेदारी है। आप देखिए विशाखा कमेटी के बाद हर संस्थान में जो है वो गाइडलाइंस लगी हुई, अपने आप ही लगी हुई हैं, और सब जगह CCTV और सब चीज़ें लगी हुई कि कहीं कोई गड़बड़ हो तो तुरंत कार्रवाई हो जाए। तो ये तो कानूनन जिम्मेदारी उस संस्थान की है कि इस तरह की चीज़ें तुरंत अविलंब रोकी जाए, और अगर नहीं रुकती हैं तो पहले सबसे पहली जिम्मेदारी उस संस्थान के उच्चाधिकारियों की है, चाहे कितना प्रतिष्ठित संस्थान हो, चाहे हल्का संस्थान हो, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि अब जैसे भाईचारे वाले मामले की बात, अभी तो अनुराग भाई तो एकदम से उनका कि भाईचारे कोई घटना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हम भी बचपन में ऐसे समाज भी पले बढ़े जहाँ हिंदू मुस्लिम मिलके भी त्यौहार मनाते रहे, कट्टरवादी भी रहे हैं, ऐसे वैसे लोग भी थे कि रंग डालने में झगड़ा भी करते थे, और हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो खूब होली खेलते थे हम लोगों के साथ। अगर आप इतिहास में जाओ तो नज़ीर बनारसी की जो है आप गज़लें आप होली पर ही आप देख लो, आप बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, बहुत सारे उदाहरण हैं भाई। अमरनाथ का मंदिर तो उसका आज भी चढ़ावा जो है वो मुस्लिम परिवार को ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं रहा, अगर नहीं होता तो ये देश इतना सानी संस्कृति का नहीं बनता। लेकिन इस भाईचारे का फ़ायदा उठा करके कई ताकतें गलत तरीके से अपना एजेंडा भी सेट करती हैं, उनको पहचानने की ज़रूरत है, उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो। उनको जैसे जो खटमल की बात कर रहे हैं शुक्ला जी, ऐसे खटमलों को निकाला जाए, और निकाल करके उनके ऊपर कौन सा स्प्रे आता है शुक्ला जी, वो हिट वाला जो है वो डाला जाए। तो ये इसको इस तरह से देखना चाहिए, किसी भी तरह से ऐसे तत्वों को बख्शने के इजाज़त कानून देता है, न व्यवस्था देती है। और अब तो देश में महाराष्ट्र में ऐसी सरकार है जो हिंदुत्व की सरकार है। अब भी अगर ऐसा होगा, पुराने ज़माने की सरकारों को तो आप मान लीजिए कह दीजिए वो तो मुस्लिम तुष्टीकरण और वो तो विदेशी उससे वो प्रभावित थी। ये तो विशुद्ध भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति वाली सरकारें हैं 12 साल से, तो ऐसे लोगों को निकाल के बाहर जड़ों में से कैसे निकाला जाए। सर जी आप अपनी बात रखिए, मैं खत्म करूँ। सो मेरा बस इतना पॉइंट है कि आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज एट होम। हमें अपनी बेटियों को ये बताना चाहिए कि तुम्हारे साथ कुछ भी होगा ना, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। अगर तुम्हारे भाई नहीं है, तुम्हारे पिता नहीं है, कोई बात नहीं, पर आज हमारी इतनी सामाजिक संस्थाएं हैं जहाँ पे तुम जाओगे, तुमको पूरा विश्वास हमें दिलाना चाहिए कि वहाँ पे न तुम्हारी बदनामी होगी, न तुम्हारा शोषण होगा, हम न तुम्हें ब्लेम करेंगे, हम तुम्हारे साथ अनकंडीशनली खड़े हैं। ये एक हमारे समाज की, हिंदू समाज की एक जिम्मेदारी है। अगर ये रैकेट इतना डीप हो गया है तो हमें इस काम को भी ऑन वॉर फुटेज उठाना चाहिए। जिस तरीके से हमने परस्यू किया कि नो बिंदी नो परचेज वाली जो एक कैंपेन थी, उसी तरीके से हमारी बेटियों को हमें बताना चाहिए कि बेटा तुम सुरक्षित हो, कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता है। कुछ नहीं है तो तुम एक मंदिर के पंडित के पास चली जाओ, वहाँ पे बोल दो। लेकिन क्या ये
पॉसिबल है, सिखा पा रहे हैं। क्या हम वो बातें सिखा पा रहे हैं? मंदिर के पंडित से भी सुरक्षित नहीं है। करेक्ट, पुलिस के एग्जैक्टली, पास जाना चाहिए। पुलिस के पास जाइए, बिल्कुल। देखिए, बेटियों को आत्मनिर्भर और डर दोनों चीजें नहीं हो सकती। ना मस्जिद के मौलवी है पर यदि हम हाँ। उनको आत्मनिर्भर बना Sorry, रहे हैं, हम sorry, कह रहे हैं कि मैं- आप निर्भीकता से जाइए, काम करिए, तो हम उनके मन में डर पैदा नहीं कर सकते कि जहां जा रहे हो ना अलर्ट रहना। हाँ, ध्यान रहना, देखिए, दोनों अलर्ट चीजें रहना। नहीं हो सकती। हम अनुराग जी पे विश्वास कर रहे हैं तो आत्मनिर्भरता के साथ, विश्वास के साथ हम रहेंगे। लेकिन यदि हमको डरा दिया जाए कि आप रहिएगा वहां लेकिन डरिए भी, तो दोनों चीजें नहीं हो सकती। यदि हम सर, डरने में और आत्मनिर्भर- चौकन्ने नहीं, रहने में अंतर है। आत्मविश्वास पैदा कर रहे नहीं, हैं। सतर्क रहना। सचेत रहना है, चौकन्ना डरना और रहना सतर्क है। रहने में फर्क है। सर, जैसे गुंजा जो कह रहे हैं कि सतर्क सतर्क रहिए। रहने जैसे आप के लिए बैड हमें टच, अपनी गुड बच्चों टच, को छोटे बच्चों को लड़की बचाइए। सतर्क रहती है, लेकिन साजिश के तहत आप हमें सहमत बार बार हूं। उदाहरण दे रहा हूं। मैं सर सहमत हूं। साजिश के तहत यदि फंसाया जा रहा है तो क्या सतर्कता करें? कहाँ रहेगी? बिल्कुल सही, क्या हम मैं इन पे सहमत। भरोसा नहीं करिए? घर पे हमें बुला रहे तो मैं सहमत हूँ, मैं फिर हम सहमत कहाँ सतर्क नहीं, रहेंगे? नहीं। नशीला पदार्थ ही हमको खिला रहे, नहीं। हमारा वीडियो बना रहे, सर, अगर कितनी सतर्कता अनुराग रहेगी? जी, वो वीडियो देखिए, बन गया, उदाहरण पुलिस आप को ही का दे दे रहे दो, हो। कुछ अरे नहीं होगा भैया, तुम्हें। HR हेड को उन्होंने मेल अरे किया। भाई, देखिए, इसमें HR हेड दोनों दबा की के बात बैठ सही गया। है। पुलिस गुंजा जो कह रही है कि पहले प्रिवेंशन घर से शुरू होता है कि सतर्कता। शुक्ला जी कह रहे हैं कि जो इसके लिए जिम्मेदार है, दोषी है, उस पर उसको पकड़ो। तो ठीक, वो भी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है सतर्कता से लेकर के दोषी की जिम्मेदारी तय होने तक का जो रास्ता है, इस पर सर, पूरा मैं काम आपसे होना किसी संस्था की बात नहीं करूंगी। मैं ये करूंगी कि जब हम इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं तो फिर हिंदू मुसलमान कह दिया जाता है, अरे वो तो आप लोग तो चैनल जो है हिंदू मुसलमान की बात करते हो, उसी में आप लोगों को मजा आता है, इस टाइप से। मतलब जब इस तरीके के मुद्दे आते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जब इस तरीके के मुद्दे आते हैं, हिंदू धर्म का कुंभ लगता है तो दुनिया के लोग आके स्नान करके चले जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही हमारे धर्म को उससे कोई ठेस पहुंचती। बट ये नॉनसेंस चीजें जब होती हैं, कॉर्पोरेट जिहाद, आप बुर्का पहनो, आप कलावा छोड़ दो, ये तुम्हारे भगवान जी। वो एक किसी लड़की ने स्टेटमेंट दिया कि मैंने शंकर जी की फोटो लगाई हुई थी, तो मुझे जो आरोपी है वो आके बोलता है कि अरे गणेश जी कैसे इनसे पैदा हो गए, तुम लोग को कुछ बता भी है, कैसे कर देते? आपकी रोशनी में पूजा होती है और आप फिर इस तरीके की चीज़ें करते हो। तो वो जो साजिश की बात, वो कैसे निकलेगी और क्या इस पर कानून होना चाहिए? कल मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। देखिए, मसला बहुत गंभीर और पेचीदा है और इसका कोई एक सीधा उत्तर हो नहीं सकता है। कोई भी एक दो उदाहरण जब होते हैं किसी बात के तो वो अपवाद कहलाते हैं कि बहुत अच्छा समाज है लेकिन कुछ लोगों ने ख़राब कर दिया तो वो अपवाद है। लेकिन जब आपको बहुत सारे वैसे उदाहरण मिलने लगते हैं तो फिर आप उनके सिरों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए लव जिहाद का कानून भी बन चुका है ना। जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर राज्यों के स्तर पर भी कानून बने और कोई ऐसा करेगा तो उसको लेकर बहुत सख्त कानून बना हुआ है। लेकिन हमें ये इस तरह के उदाहरणों से समझ में आता है कि ये कानून के भी आगे चला गया और अगर इतनी बड़ी प्रतिष्ठित संस्था के अंदर ऐसा हो रहा है तो मसला उससे भी कहीं ज़्यादा गंभीर है जो हमारे डिबेट के स्तर पर है। और ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की शक्ल इसलिए ले चुका है कि अगर आप, और भी छांगुर वाला उदाहरण तो था ही था, अभी मध्य प्रदेश का जो उदाहरण आया था भोपाल में और इंदौर में जो प्रकरण आया, वो जिम ट्रेनर थे, जिम ट्रेनर करते थे, वो मछली पकड़ने वाले जो पूरे इतने बड़े सरगना थे जिनके घर पर बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग भी जाते थे, वहाँ से हुआ। और बाकायदा एक पार्षद उसकी फंडिंग करता था, अनवर कादिर। तो एक जनप्रतिनिधि चुना हुआ उसकी फंडिंग कर रहा है। छांगुर को भी कहीं से पैसे मिल रहे थे पर कन्वर्जन। तो ये तो बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ना। अगर एक कोई केस हुआ होता टीसीएस में, एक दो केस होते तो हम समझते कि किसी ने, वो किसी भी धर्म का हो, अपनी झूठी मंशाओं को पूरा करने के लिए इस तरह की गंदी हरकतों का सहारा लिया और वो चूंकि एक पर्टिकुलर धर्म का इसलिए हम उसको वैसा पेंट कर रहे हैं। लेकिन जब 180 उदाहरण सामने आ गए हैं और 180 भी सामने आए, हो सकता है इससे ज़्यादा हों। और बहुत दुखद बात है कि इस तरह की संस्था, जहाँ पर गुंजा जी ठीक कह रही थी कि वहाँ पर इतना ज़्यादा सिस्टमेटिक प्रोसीजर्स हैं, लेकिन जब बागड़ खेत को खाती है तो दिक्कत होना शुरू हो जाती है। लेकिन उनको ये नहीं मैं मान सकता कि उनको पता नहीं था कि इसके आगे और क्या लेवल्स हैं जहाँ पर आप इसको एस्केलेट। ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। जो राकेश जी कह रहे हैं उस बात से सहमत हुआ जा सकता है, लेकिन पूरे 100, लेकिन देखिए कि उनका इंटेलिजेंस भी कितना स्ट्रांग था कि जिनके घर में पैसे की तंगी है, भाई नहीं, तो इसका मतलब वो पूरा रेकी करके पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं ना। एक होता है कि दो लड़कों ने मस्ती में कुछ किया, किसी बुलाया, फिर वो भी शर्मनाक है, उतना ही घृणित। और ऐसे उदाहरण होते हैं और उसमें धर्म से परे होता है। वो नशे में है, उस एज में है और उनने गंदी हरकत की है और उनको सजा मिलनी चाहिए और जो भी संभव सजा है कानून के तहत वो मिलनी चाहिए। लेकिन वो तब एक्सेप्शन बनता है कि ये समाज की गंदगी है और इसको धर्म में नहीं पेंट करें। लेकिन यहाँ पर धर्म में पेंट इसलिए किया जा रहा है कि वो ऑर्गेनाइज वे में हुआ, रेकी करके हुआ, HR हेड को शामिल करके हुआ, व्यवस्थित तरीके से इंटेलिजेंस उनकी फैमिली की और बैकग्राउंड की निकाल कर टारगेटिंग करके हुआ। ऐसा ही भोपाल और इंदौर वाला मामला था, ऐसा ही छांगुर वाला भी मामला था।
वो कोई दबंग व्यक्ति के यहाँ पर, या जिसके पास रसूख है, या जो विरोध कर सकता है या प्रोटेस्ट कर सकता है, जो मुखर है, उसको उन्होंने टारगेट नहीं किया है, इसलिए इतने समय तक मामला दबा रहा। ऐसे 2 मामले एक अमरावती से भी वैसा ही मामला सामने आया है। तो दिक्कत यह है कि ये सतह के नीचे नीचे टारगेटिंग हो रही है, और इससे समाज के स्तर पर, कानून के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, अवेयरनेस के स्तर पर, भाई साइबर क्राइम हो रहा है, करोड़ों रुपए लोग घर पे साइबर अरेस्ट करके ठग ले रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई एक धर्म का व्यक्ति सामने नहीं आया, तो उसमें धर्म का रंग नहीं भी दिया गया। लेकिन हम उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, कॉलर ट्यून आ रही है, विज्ञापन चल रहे हैं, हम लोग आर्टिकल्स लगा रहे हैं कि भाई इस तरह सतर्कता पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे रिटायर्ड IAS IPS जजेस, स्कूल प्रिंसिपल्स, मेरे पुराने स्कूल की प्रिंसिपल जिनको मतलब वो टीचर रही फिर प्रिंसिपल बनी, मैं सोच नहीं सकता जिन्होंने हमको इतनी अवेयरनेस, इतनी शिक्षा दी, वो खुद साइबर ठगी का शिकार हुई, तो बच गई इसलिए कि बैंक मैनेजर सतर्क था कि ये मैडम तो कभी 50,000 निकालने नहीं आती है, अचानक से 50 लाख निकालने क्यों आ गई, और उसने पुलिस को बता दिया और वो बची। और फिर मैंने जब देखा नाम तो मैं दंग रह गया कि ये तो हमारी, और हमने उसको कवर, मैं ये बता रहा हूँ कि इस लेवल के लोग अगर उस तरीके से, तो फिर आप बोल रहे हो वो तो TCS में इंजीनियर थी, वो क्यों शिकार हो गई। जब आपको साइकोलॉजिकली अरेस्ट किया जाता है, जब टारगेट किया जाए, आपको पता नहीं होता कि आप उस ट्रैप में फंस रहे हैं, तो फिर 180 लोग कैसे फंसते ना, वरना उनके पास एक मोडस ऑपरेंडी था, उस मोडस ऑपरेंडी के तहत उन्होंने उसको किया, मतलब वो क्रिमिनल माइंडसेट से आए थे, अनइंटेंशनल नहीं था। सबसे बड़ी बात तो है ना, इंटेंट क्या था उनका, कोई ऐसा इंटेंट नहीं है कि हम बस थोड़ा ब्लैकमेल करेंगे, थोड़े पैसे, वो भी गलत है, क्राइम तो वो भी है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, वो कॉर्पोरेट जिहाद नहीं है, वो लव जिहाद नहीं है, इंटेंसिटी का फर्क क्राइम है, वो ऑर्गेनाइज क्राइम है। धर्म को भाई वो 2-3 जो उदाहरण आए लड़कों के कि वो तो पूजा पाठ करता था तो उसको जबरदस्ती नमाज करने के लिए प्रेरित किया गया, तो वहां आप ये नहीं कह सकते इसमें धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म तो वो लाए हैं, क्राइम करने वाले ही इसमें धर्म लाए हैं। और हमने केरला स्टोरी हो या और दूसरे मामले हो, उसमें देखा है कि किस तरीके से ये हुआ है। और मुझे लगता है कि जितना ये चीजें सतह पर आ रही हैं, उससे लोगों को ना सुधरने की बजाय सबक ले रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। हर धर्म में, हर समाज में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होते हैं, और उनको क्राइम जैसे होता है ना, फिल्म में कोई देखता है चोरी तो बोलता अरे यार इससे वो सबक नहीं लेता कि ये पकड़ा गया, वो सोचता है ऐसे भी चोरी हो सकती है, क्राइम पेट्रोल देख के मर्डर कर देता। हाँ, तो वो लोगों को आइडिया मिल रहा है कि यार ऐसा धर्म जिहाद वाला, तो 4 उसी धर्म के लोग मिल गए ऑफिस में, उन्होंने देखा HR भी उसी धर्म की है और उन्होंने उसको मिलाकर वैसा कर दिया, तो ये और खतरनाक संकेत है। तो एक छांगुर नहीं है, कई तरह के छांगुर हैं। और वहां देखिए पार्षद फंड कर रहा था पूरा इंदौर में उस मामले को, भोपाल में एक जिम ट्रेनर था, एक शूटिंग सिखाने वाला, बाकायदा आधिकारिक कोच था, स्पोर्ट्स कोच था, और उसके यहाँ जो कोचिंग लेने लड़कियां आती थी शूटिंग की कोचिंग लेने, उनको वो उस तरीके से ट्रैप करता था। तो अगर ये ट्रैप वाला मामला है तो फिर ये बहुत ज़्यादा गंभीर है। हर क्राइम गंभीर है, खराब है, खतरनाक है, लेकिन इस तरह ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है, जब आपको एक सॉफ्ट लेयर के अंदर पूरा टारगेट किया जा रहा है, तो मुझे लगता है और सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा, लेकिन कानून भी तो बना हुआ है। कानून के बाद भी अच्छा, जो जितना भी मामले सामने आए मध्य प्रदेश के भी, यहाँ तो TCS है, कंपनी है, आइडेंटिटी शायद नोन हो नहीं हो, मुझे नहीं पता क्यों, बाकायदा आधार कार्ड नकली बनवाए, हिंदू का आधार कार्ड बनवाया और लड़का मुस्लिम निकला, 2 शादियां उसकी पहले से हो रखी थी। और तो ये तो, इसको भी आप अगर ढकना चाहें, कारपेट के नीचे धकेलना चाहें, नाक भौं सिकोड़े कि ना 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 ऐसा नहीं है, इन चीज़ों से बचने की वजह से, हाँ मैं ये फिर से कहूँगा, फिर भी हमको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। ये कहीं नहीं कहना चाहिए कि सारे मुस्लिम ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन जो सोचते हैं वो इसी तरीके से सोचते हैं। बल्कि मुस्लिम समाज में भी जो अच्छे लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं और जो इस गंदगी को समझते हैं कि इतनी ही गंदी है, उनको भी खुलकर इस पर विमर्श करना चाहिए। और जब तक खुलकर विमर्श नहीं होगा, ये गंदगी हटेगी नहीं। इसको जितना हम हाशिए पर धकेलेंगे, ऐसे नए नए TCS सामने आते रहेंगे। जितनी चर्चा हो सकती हो, तो कम से कम अवेयरनेस के लेवल पे तो लोग सुधरेंगे। देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मामला सिर्फ एक संस्था का नहीं है, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताएं कमेंट करके।